मैं एथिक्स का वह मतलब लूंगा जो प्रोफेसर मूर ने अपनी किताब प्रिंसिपिया एथिका में दिया है। वह कहते हैं, एथिक्स इस बात की नॉर्मल खोज है कि अच्छा क्या है। लेकिन मैं एथिक्स शब्द का इस्तेमाल थोड़े बड़े अर्थ में करूंगा। मेरे हिसाब से इसमें वह हिस्सा भी आता है जिसे लोग आमतौर पर एस्थेटिक्स यानी सुंदरता और कला की समझ कहते हैं। मैं एथिक्स को क्या मानता हूँ, यह आपको साफ साफ समझाने के लिए मैं आपके सामने कुछ ऐसे वाक्य रखूंगा जिनका मतलब लगभग एक जैसा है। आप इनमें से किसी भी वाक्य को ऊपर दी गई डेफिनेशन यानी परिभाषा की जगह रख सकते हैं। इन्हें बताकर मैं वही असर डालना चाहता हूं जो गाल्टन ने डाला था। गाल्टन ने कई अलग अलग चेहरों की फोटो को एक ही प्लेट पर रखकर एक ऐसी फोटो बनाई थी जिसमें उन सभी चेहरों की आम खूबियां दिखती थीं। जैसे वह मिली जुली फोटो देखकर आप समझ जाते हैं कि एक आम चीनी चेहरा कैसा होता है, उसी तरह जब आप मेरे बताए हुए इन सभी मिलते जुलते वाक्यों को देखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप उनमें मौजूद वह खास बात देख पाएंगे जो सब में एक जैसी है। और वही खास बात एथिक्स की पहचान है। एथिक्स इस बात की खोज है कि अच्छा क्या है, यह कहने के बजाय मैं यह भी कह सकता था कि एथिक्स इस बात की खोज है कि क्या कीमती है या क्या चीज सच में इंपॉर्टेंट है। या मैं कह सकता था कि एथिक्स जीवन के अर्थ की खोज है या उस चीज की खोज है जो जीवन को जीने लायक बनाती है या जीवन जीने के सही तरीके की खोज है। मुझे लगता है कि अगर आप इन सभी वाक्यों को देखेंगे, सभी बातों को, तो आपको एक मोटा मोटा आइडिया मिल जाएगा कि एथिक्स का असल काम क्या है। इन सभी वाक्यों के बारे में पहली बात जो ध्यान में आती है वह यह है कि ये दो बहुत अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल होते हैं। मैं पहले तरीके को आम या रिलेटिव यानी किसी और चीज से जुड़ा हुआ अर्थ कहूंगा और दूसरे तरीके को एथिकल या एब्सोल्यूट अर्थ कहूंगा। जैसे अगर मैं कहूं कि यह एक अच्छी कुर्सी है तो इसका मतलब है कि यह कुर्सी किसी खास काम को पूरा करती है। यहाँ अच्छा शब्द का मतलब तभी है जब हमने पहले से तय कर लिया हो कि कुर्सी का काम क्या है। असल में रिलेटिव अर्थ में अच्छा का मतलब सिर्फ यह है कि वह चीज किसी पहले से तय किए गए पैमाने पर खरी उतरती है। जैसे जब हम कहते हैं कि यह आदमी एक अच्छा पियानो बजाने वाला है तो हमारा मतलब होता है कि वह मुश्किल धुनों को सफाई से बजा सकता है। इसी तरह अगर मैं कहूं कि मेरे लिए यह जरूरी है कि मुझे ठंड न लगे तो इसका मतलब है कि ठंड लगने से मेरी जिंदगी में कुछ परेशानियां आएंगी जिन्हें मैं बता सकता हूं। और अगर मैं कहूं कि यही सही रास्ता है तो मेरा मतलब है कि किसी खास मंजिल तक पहुंचने के लिए वह रास्ता सही है। जब इन शब्दों का इस्तेमाल इस तरह होता है तो इनमें कोई मुश्किल या गहरी बात नहीं होती। लेकिन एथिक्स इन शब्दों का ऐसे इस्तेमाल नहीं करता। मान लीजिए कि मैं टेनिस खेल रहा हूं। आप में से किसी ने मुझे देखा और कहा, तुम बहुत बुरा खेलते हो। और मैंने जवाब दिया, मुझे पता है कि मैं बुरा खेल रहा हूं, लेकिन मैं इससे बेहतर खेलना भी नहीं चाहता। तो वह आदमी बस यही कहेगा, अरे फिर ठीक है। लेकिन मान लीजिए मैंने आप में से किसी एक से एक बहुत बड़ा झूठ बोला। वह मेरे पास आया और बोला, तुम एक जानवर की तरह बर्ताव कर रहे हो। और मैं कहूं, मुझे पता है कि मैं बुरा बर्ताव कर रहा हूं, लेकिन मैं इससे अच्छा बर्ताव करना भी नहीं चाहता। तो क्या वह आदमी यह कहेगा कि अरे फिर ठीक है? बिल्कुल नहीं। वह कहेगा, तुम्हें अच्छा बर्ताव करना चाहिए। यहां जो बात हो रही है वह एब्सोल्यूट सही गलत की बात है, जबकि पहला एग्जाम्पल रिलेटिव यानी किसी काम से जुड़े सही गलत का था। इन दोनों के बीच का अंतर बहुत साफ है। रिलेटिव फैसले सिर्फ एक सच्ची जानकारी या फैक्ट होते हैं। इन्हें इस तरह भी कहा जा सकता है कि इनमें सही गलत का कोई फैसला बचे ही ना।
जैसे ग्रैनचेस्टर जाने का यह सही रास्ता है, यह कहने के बजाय मैं यह भी कह सकता था कि अगर आप सबसे कम समय में ग्रैनचेस्टर पहुंचना चाहते हैं तो आपको इस रास्ते से जाना होगा। यह आदमी अच्छा दौड़ता है, इसका सीधा मतलब है कि वह कुछ मिनटों में इतने मील दौड़ लेता है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि रिलेटिव फैसले भले ही सिर्फ फैक्ट हों, कोई भी फैक्ट कभी भी एब्सोल्यूट सही या गलत नहीं हो सकता, नहीं उससे ऐसा कोई अर्थ निकल सकता है। मैं इसे समझाता हूं। मान लीजिए आप में से कोई एक व्यक्ति ऐसा है जो सब कुछ जानता है। वह दुनिया की हर जिंदा और बेजान चीज की हर हरकत जानता है। वह आज तक पैदा हुए हर इंसान के मन की हर हालत भी जानता है। अब मान लीजिए कि यह आदमी अपना सारा ज्ञान एक बहुत बड़ी किताब में लिख देता है, तो यह किताब पूरी दुनिया का बयान होगी। और मैं यह कहना चाहता हूं कि इस किताब में ऐसा कुछ भी नहीं होगा जिसे हम एथिकल फैसला कह सकें। नहीं इसमें कोई ऐसी बात होगी जिसे एथिक्स का कोई इशारा मिले। इसमें हर तरह के रिलेटिव फैसले होंगे। विज्ञान की हर सच्चाई होगी और दुनिया की हर सच्ची बात। लेकिन इसमें लिखी हर बात, हर फैक्ट का लेवल एक बराबर होगा। कोई भी बात अपने आप में बहुत महान, बहुत जरूरी या बहुत मामूली नहीं होगी। शायद आप में से कुछ लोग इस बात से सहमत हों और उन्हें हैमलेट के शब्द याद आए, कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता, हमारी सोच उसे वैसा बनाती है। लेकिन इससे फिर एक गलतफहमी हो सकती है। हैमलेट की बात का मतलब यह लगता है कि अच्छा और बुरा दुनिया की चीजें नहीं है, बल्कि हमारे मन की उपज है। लेकिन मेरे कहने का मतलब यह भी है कि मन की हालत भी अपने आप में एक फैक्ट है जिसे हम बयान कर सकते हैं। इसलिए एथिक्स के हिसाब से मन की हालत भी न तो अच्छी है और न बुरी। अगर हम दुनिया वाली उस किताब में किसी मर्डर का पूरा ब्यौरा पढ़ें, जिसमें मर्डर करने वाले की शारीरिक और मानसिक हालत सब कुछ लिखा हो, तो इस पूरी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं होगा जिसे हम एथिक्स से जुड़ी कोई बात कह सकें। यह मर्डर भी किसी और घटना जैसा ही एक फैक्ट होगा। जैसे किसी पत्थर का गिरना एक फैक्ट है। हाँ, यह सच है कि इस मर्डर के बारे में पढ़कर हमें दर्द, गुस्सा या कोई और भावना महसूस हो सकती है। या हम पढ़ सकते हैं कि जब दूसरे लोगों ने इसके बारे में सुना तो उन्हें कैसा दर्द या गुस्सा आया। लेकिन यह सब सिर्फ फैक्ट और फैक्ट ही होंगे। इसमें एथिक्स कहीं नहीं होगा। अब मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर एथिक्स सच में एक साइंस होता तो उसका क्या मतलब होता। मेरे लिए यह समझना बहुत आसान है। मुझे साफ दिखता है कि हम जो कुछ भी सोचते या कहते हैं वह कभी भी असली एथिक्स नहीं हो सकता। हम ऐसी कोई साइंटिफिक किताब नहीं लिख सकते जिसका सब्जेक्ट अपने आप में दुनिया की बाकी सभी चीजों से महान और ऊपर हो। मैं अपनी इमोशन को, अपनी भावना को सिर्फ एक एग्जाम्पल से समझा सकता हूं। अगर कोई इंसान सच में एथिक्स पर एक किताब लिख दे जो सच में एथिक्स की किताब हो, तो यह किताब एक बड़े धमाके के साथ दुनिया की बाकी सभी किताबों को खत्म कर देगी। विज्ञान में हम जो शब्द इस्तेमाल करते हैं वे सिर्फ ऐसे बर्तन हैं जो प्राकृतिक अर्थ और मतलब को अपने अंदर रख सकते हैं। अगर एथिक्स कुछ है तो वह इस दुनिया से परे है और हमारे शब्द सिर्फ दुनिया के फैक्ट बयान कर सकते हैं। यह वैसे ही है जैसे एक चाय के कप में सिर्फ एक कप पानी ही आ सकता है। भले ही मैं
उस पर 1 गैलन पानी उड़ेल दूं। मैंने कहा था कि जब तक बात फैक्ट की है तब तक सिर्फ रिलेटिव अच्छाई या सही होने की बात हो सकती है। आगे बढ़ने से पहले मैं इसे एक साफ एग्जाम्पल से समझाता हूं। सही रास्ता वह होता है जो किसी तय की गई मंजिल तक ले जाता है। यह हम सबको साफ पता है कि बिना मंजिल तय किए सही रास्ता जैसी किसी चीज पर बात करने का कोई मतलब नहीं है। अब हम देखते हैं कि पूरी तरह से सही रास्ता, एब्सोल्युटली राइट रोड का क्या मतलब हो सकता है। मुझे लगता है कि यह एक ऐसा रास्ता होगा जिसे देखकर हर आदमी उस पर चलने के लिए मजबूर हो जाए, या अगर वह उस पर न चले तो उसे शर्म आए। उसी तरह पूरी तरह से अच्छा, एब्सोल्यूट गुड एक ऐसी हालत होगी जिसे हर आदमी अपनी पसंद या नापसंद से हटकर हर हाल में पाना चाहेगा, या अगर वह उसे न पा सके तो उसे गिल्ट होगा, अपराध बोध होगा। और मैं यह कहना चाहता हूं कि ऐसी कोई हालत असल में नहीं होती, यह बस एक कल्पना है। दुनिया की किसी भी घटना या चीज में वह ताकत नहीं है जिसे मैं एक पूरी और आखिरी जज की ताकत कह सकूं। वह ताकत जो आपसे जबरदस्ती कुछ करवा सके। फिर हम लोग जो पूरी अच्छाई जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहते हैं, आखिर हमारे मन में क्या होता है? हम क्या बताने की कोशिश करते हैं? जब भी मैं इसे अपने मन में साफ करने की कोशिश करता हूं तो मैं उन घटनाओं को याद करता हूं जहां मैं इन शब्दों का इस्तेमाल जरूर करता। यह वैसा ही है जैसे मैं आपको खुशी के मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी पर कोई लेक्चर दूं। तब आप क्या करेंगे? आप किसी ऐसी घटना को याद करेंगे जब आपको सच में खुशी महसूस हुई हो। उस घटना को ध्यान में रखकर मेरी कही हुई हर बात आपके लिए साफ और समझ में आने वाली बन जाएगी। शायद कोई आदमी किसी सुहावने दिन टहलने की याद को अपना एग्जाम्पल बनाए। इसी तरह जब मैं एथिकल वैल्यूज का मतलब समझना चाहता हूं, एथिकल मूल्य का, तो मैं एक खास एक्सपीरियंस को याद करता हूं। वह एक्सपीरियंस मेरे लिए सबसे बड़ा और सबसे खास है। इसलिए आपसे बात करते समय मैं उसी एक्सपीरियंस को अपना सबसे पहला उदाहरण बनाऊंगा। जैसे कि मैंने पहले कहा, यह हर इंसान के लिए अलग हो सकता है। दूसरों को कोई और एक्सपीरियंस ज्यादा सही लग सकता है। मैं इस एक्सपीरियंस के बारे में बताऊंगा ताकि आप भी ऐसे ही किसी एक्सपीरियंस को याद कर सकें। इससे हम दोनों की समझ एक जैसी हो जाएगी और हम आगे बात कर पाएंगे। इसे बताने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि जब मुझे यह एक्सपीरियंस होता है तो मुझे इस दुनिया के होने पर बहुत हैरानी होती है। उस समय मैं ऐसे शब्द बोलता हूं जैसे यह कितनी अजीब और बड़ी बात है कि कोई चीज एग्जिस्टेंस में है, या यह कितनी हैरानी की बात है कि यह दुनिया मौजूद है। मैं आपको एक और एक्सपीरियंस भी बताता हूं जो मुझे पता है और शायद आप में से भी कुछ लोगों ने उसे महसूस किया हो। इसे हम कह सकते हैं पूरी तरह सेफ, पूरी तरह सुरक्षित होने का एहसास। मेरा मतलब मन की उस हालत से है जहां आदमी कहता है मैं सुरक्षित हूं, मैं सेफ हूं, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अब मैं इन एक्सपीरियंसेस पर विचार करता हूं। मुझे लगता है कि इन्हीं में वह खास बात छिपी है जिसे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहली बात जो मुझे कहनी है वह यह है कि इन एक्सपीरियंसों को बताने के लिए हम जो शब्द इस्तेमाल करते हैं उनका कोई मतलब नहीं है। वे बेमानी या नॉनसेंस हैं। अगर मैं कहूं कि मुझे दुनिया के मौजूद होने पर हैरानी होती है तो मैं लैंग्वेज का गलत इस्तेमाल कर रहा हूं।
मैं इसे समझाता हूं। अगर मैं किसी ऐसी चीज पर हैरान होता हूं जो आमतौर पर नहीं होती, तो उसका एक साफ मतलब होता है। हम सब समझते हैं कि जब मैं कहता हूं कि मुझे किसी ऐसे कुत्ते को देखकर हैरानी हो रही है जो मेरी सोच से बहुत बड़ा है, या मैं किसी भी ऐसी चीज पर हैरान हूं जो आम जिंदगी में अजीब है, ऐसे हर मामले में मैं किसी ऐसी चीज पर हैरान होता हूं जिसके न होने की मैं कल्पना कर सकता था। मैं इस कुत्ते के बड़े आकार पर हैरान हूं क्योंकि मैं एक नॉर्मल आकार के कुत्ते की कल्पना कर सकता था जिसे देखकर मुझे हैरानी नहीं होती। मैं इस बात पर हैरान हूं कि ऐसा ऐसा है। यह कहना तभी सही है जब मैं यह सोच सकूं कि ऐसा नहीं भी हो सकता था। इस तरह से आप एक घर को देखकर उसके मौजूद होने पर हैरान हो सकते हैं जिसे आपने बहुत समय से नहीं देखा हो, क्योंकि आपने सोच लिया था कितने समय में शायद वह घर टूट गया होगा। लेकिन यह कहना बेमानी है, नॉनसेंस है कि मुझे दुनिया के मौजूद होने पर हैरानी होती है, क्योंकि मैं ऐसी कल्पना ही नहीं कर सकता कि दुनिया मौजूद न हो। हाँ, मैं अपने आसपास की दुनिया के किसी खास रूप पर हैरान हो सकता हूँ। जैसे अगर मैं नीले आसमान को देखते हुए यह एक्सपीरियंस करूं या अनुभव करूं, तो मैं इस बात पर हैरान हो सकता हूं कि आसमान नीला है, बादलों वाला नहीं। लेकिन मेरे कहने का मतलब यह नहीं है। मैं इस बात पर हैरान हूं कि आसमान जैसा भी है, बस है। कुछ लोग कह सकते हैं कि मैं एक ऐसी बात पर हैरान हूं जो हर हाल में सच ही होगी, जैसे आसमान नीला है या नीला नहीं है। लेकिन ऐसी हमेशा सच रहने वाली बात पर हैरान होना बेमानी है। अब यही बात मेरे दूसरे अनुभव पर भी लागू होती है, यानी पूरी तरह से सुरक्षा, एब्सोल्यूट सेफ्टी के एक्सपीरियंस पर। आम जिंदगी में सेफ होने का मतलब हम सब जानते हैं। मैं अपने कमरे में सेफ हूं, सुरक्षित हूं, क्योंकि वहां कोई बस मुझे टक्कर नहीं मार सकती। मैं सेफ हूं, सुरक्षित हूं, क्योंकि मुझे काली खांसी हो चुकी है और अब वह मुझे दोबारा नहीं हो सकती। सुरक्षित होने का सीधा मतलब है कि मेरे साथ कुछ बुरी चीजों का होना नामुमकिन है। इसलिए यह कहना एकदम बेमानी है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सुरक्षित हूं, मैं सेफ हूं। यह सुरक्षित शब्द, यह सेफ वर्ड का वैसा ही गलत इस्तेमाल है जैसा हमने मौजूद होने या हैरानी शब्द के साथ देखा था। मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि हमारी लैंग्वेज का एक खास तरह का गलत इस्तेमाल एथिक्स और धर्म की हर बात में देखने को मिलता है। पहली नजर में ये सारी बातें सिर्फ एक कंपैरिजन, एक तुलना या एग्जाम्पल जैसी लगती हैं। ऐसा लगता है कि जब हम एथिक्स में सही शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो उसका मतलब नॉर्मल अर्थ वाला सही नहीं होता, बल्कि उससे मिलता जुलता कुछ और होता है। जब हम कहते हैं कि यह एक अच्छा इंसान है, तो इसका मतलब वह नहीं होता जो यह एक अच्छा फुटबॉल खिलाड़ी है कहने पर होता है। लेकिन दोनों में कुछ समानता जरूर लगती है। और जब हम कहते हैं कि इस आदमी का जीवन बहुत कीमती है, तो हमारा मतलब किसी कीमती गहने से नहीं होता। फिर भी इसमें कोई कंपैरिजन या तुलना या समानता नजर आती है। धर्म में इस्तेमाल होने वाले सभी शब्द भी इसी तरह सिर्फ तुलना या कहानी की तरह लगते हैं। जैसे जब हम कहते हैं कि भगवान सब देखता है, या जब हम घुटने टेक कर भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो हमारे शब्द और काम एक बहुत बड़ी और गहरी कहानी का हिस्सा लगते हैं।
यह कहानी भगवान को एक बहुत ताकतवर इंसान की तरह दिखाती है जिसकी कृपा हम पाना चाहते हैं। लेकिन यह कहानी उसी एक्सपीरियंस को बताती है जिसके बारे में मैंने अभी बात की थी। जब लोग कहते हैं कि भगवान ने दुनिया बनाई है, तो मेरे हिसाब से वे उसी एक्सपीरियंस की बात कर रहे होते हैं जहां उन्हें दुनिया के होने पर हैरानी होती है। पूरी सुरक्षा, एब्सोल्यूट सेफ्टी के एक्सपीरियंस को लोग इस तरह बताते हैं कि वे भगवान के हाथों में सुरक्षित महसूस करते हैं। एक तीसरा एक्सपीरियंस, एक तीसरा अनुभव अपराध बोध यानी गिल्ट का है। इसे इस तरह बताया जाता है कि भगवान हमारे काम से नाराज है। तो एथिक्स और धर्म की लैंग्वेज में हम लगातार तुलनाओं का इस्तेमाल करते दिखते हैं। लेकिन कोई भी तुलना, कोई भी कंपैरिजन किसी न किसी चीज की होती है। अगर मैं किसी फैक्ट को किसी कंपैरिजन से समझाता हूं, किसी तुलना से, तो मुझे उस कंपैरिजन को हटाकर सीधे उस फैक्ट को भी बताना आना चाहिए। लेकिन हमारे इस मामले में जैसे ही हम तुलना को हटाकर उसके पीछे के असली फैक्ट को बताना चाहते हैं, हमें पता चलता है कि ऐसा कोई फैक्ट है ही नहीं। और इसलिए जो चीज पहले एक तुलना लग रही थी, एक कंपैरिजन लग रही थी, वह अब एकदम बेमानी, एकदम नॉनसेंस लगने लगती है। मैंने आपको जो 3 एक्सपीरियंस बताए, और मैं इसमें और भी जोड़ सकता था, वे एक्सपीरियंस, वे अनुभव उन लोगों को अपने आप में पूरी तरह वैल्यूएबल लगते हैं, मूल्यवान लगते हैं, जिन्होंने इन्हें महसूस किया है, जैसे कि मुझे लगता है। लेकिन जब मैं कहता हूं कि वे एक्सपीरियंस हैं, अनुभव हैं, तो पक्के तौर पर वे फैक्ट भी हैं। वे किसी खास समय और जगह पर हुए थे, वे कुछ समय तक रहे और इसलिए उनके बारे में बताया जा सकता है। इसलिए मैंने कुछ मिनट पहले जो कहा था, उसके हिसाब से मुझे यह मानना पड़ेगा कि इनका पूरा मूल्य है, यह कहना बेमानी है। मैं अपनी बात को और तीखा बनाते हुए कहूंगा, यह कितनी अजीब बात है, यह पैराडॉक्स है कि एक अनुभव, एक एक्सपीरियंस जो सिर्फ एक फैक्ट है, उसमें दुनिया से परे मूल्य दिखाई देता है। मैं इस अजीब बात को सुलझाने का एक तरीका सोचता हूं। मैं फिर से अपने पहले एक्सपीरियंस पर जाता हूं, पहले अनुभव पर, जहां मुझे दुनिया के मौजूद होने पर हैरानी होती है। मैं इसे थोड़े अलग तरीके से बताता हूं। हम सब जानते हैं कि नॉर्मल जिंदगी में चमत्कार किसे कहते हैं। चमत्कार बस एक ऐसी घटना है जिसके जैसी घटना हमने पहले कभी नहीं देखी। अब मान लीजिए कि ऐसी कोई घटना हो जाए। मान लीजिए कि आप में से किसी के सिर की जगह अचानक शेर का सिर उग आए और वह दहाड़ने लगे। सच में मेरी सोच के हिसाब से यह बहुत ही हैरान करने वाली बात होगी। लेकिन जब हम अपनी हैरानी से बाहर आ जाएंगे तो हम क्या करेंगे? हम डॉक्टर को बुलाएंगे और इस घटना की साइंटिफिक जांच करवाएंगे। और अगर उस आदमी को चोट न पहुंचती तो मैं उसकी चीर फाड़ करके भी जांच करवाता। अब आप बताइए, चमत्कार कहाँ गया? यह साफ है कि जब हम किसी चीज को विज्ञान के तरीके से देखते हैं तो उसमें से सारा चमत्कार खत्म हो जाता है। चमत्कार का मतलब बस यह रह जाता है कि वह एक ऐसा फैक्ट है जिसे साइंस अभी तक समझा नहीं पाया है। यानी साइंस उस फैक्ट को दूसरे फैक्ट्स के साथ अपने सिस्टम में जोड़ नहीं पाया है। इससे यह साबित होता है कि साइंस ने साबित कर दिया है कि चमत्कार नहीं होते कहना बेवकूफी है। सच तो यह है कि दुनिया को साइंटिफिक तरीके से देखना
उसे चमत्कार के रूप में देखने का तरीका है ही नहीं। आप किसी भी फैक्ट के बारे में सोचें, वह अपने आप में पूरी तरह से चमत्कारिक नहीं हो सकता, क्योंकि हम देख सकते हैं कि हम चमत्कार शब्द का इस्तेमाल रिलेटिव यानी किसी और चीज से जोड़कर और एब्सोल्यूट यानी पूर्ण यानी दोनों तरीकों से कर रहे हैं। और अब मैं दुनिया के मौजूद होने पर अपनी हैरानी के एक्सपीरियंस, अपने हैरानी के अनुभव को ऐसे बताऊंगा। यह दुनिया को एक चमत्कार के रूप में देखने का अनुभव है। मैं यह कहना चाहूंगा कि दुनिया के होने के चमत्कार को बताने का सबसे सही तरीका लैंग्वेज का कोई सेंटेंस नहीं है, भाषा का कोई वाक्य नहीं है, बल्कि खुद भाषा का मौजूद होना ही वह तरीका है। लेकिन इसका क्या मतलब है कि हम कभी कभी इस चमत्कार को महसूस करते हैं और कभी नहीं करते। मैंने चमत्कार को भाषा के वाक्यों से हटाकर खुद भाषा के होने पर डाल दिया है। लेकिन इतना सब कहकर भी मैंने बस यही बात घुमाकर कही है कि हम जो कहना चाहते हैं उसे हम कह ही नहीं सकते, और पूरे तरीके से चमत्कार के बारे में हम जो कुछ भी कहते हैं वह बेमानी ही रहती है। अब आप में से बहुत से लोगों को इसका जवाब एकदम साफ लगेगा। आप कहेंगे, देखिए, अगर कुछ एक्सपीरियंस हमें बार बार यह कहने पर मजबूर करते हैं कि उनमें कोई पूरा या एथिकल मूल्य है, तो इसका सीधा मतलब है कि जब हम इन शब्दों को बोलते हैं तो हम बेमानी बातें नहीं कर रहे होते। जब हम कहते हैं कि किसी एक्सपीरियंस का कोई पूरा मूल्य है, पूर्ण मूल्य है, तो हम सिर्फ एक फैक्ट बता रहे होते हैं, बाकी फैक्ट्स की तरह। बस कमी यह है कि हम अभी तक एथिक्स और धर्म की बातों का सही लॉजिक नहीं ढूंढ पाए हैं। जब मेरे सामने यह बात रखी जाती है तो मुझे तुरंत एकदम साफ दिखाई देता है। मुझे दिखता है कि कोई भी ऐसा शब्द या वाक्य नहीं है जो उस चीज को बता सके जिसे मैं पूर्ण मूल्य कहता हूं, पूरी तरह से वैल्यूएबल। अगर कोई मुझे इसके लिए कोई अर्थ भरा शब्द सुझाएगा भी तो मैं उसे तुरंत खारिज कर दूंगा, और खारिज इसलिए करूंगा क्योंकि उसमें कोई अर्थ होगा। यानी मैं अब देख सकता हूं कि ये जो बेमानी शब्द मैं बोल रहा था वे इसलिए बेमानी नहीं थे कि मुझे अभी तक सही शब्द नहीं मिले थे, बल्कि उनका बेमानी होना ही उनकी असली पहचान है। क्योंकि उन शब्दों के सहारे मैं सिर्फ दुनिया के पार जाना चाहता था। यानी मैं उन शब्दों के पार जाना चाहता था जिनका कोई मतलब या अर्थ होता है। मेरी यह कोशिश, और मुझे लगता है कि उन सभी इंसानों की कोशिश जिन्होंने कभी एथिक्स या धर्म पर लिखने या बोलने की कोशिश की है, बस लैंग्वेज की दीवारों से टकराने की कोशिश है। हमारे इस पिंजरे की दीवारों से टकराने की यह कोशिश पूरी तरह से बेकार और निराश करने वाली है। जहां तक एथिक्स इंसान की उस चाहत से निकलता है जो जीवन का आखिरी मतलब पूर्ण अच्छाई और पूर्ण मूल्य ढूंढना चाहती है, वहां एथिक्स कोई साइंस नहीं हो सकता। यह एथिक्स हमारे ज्ञान में कुछ भी नहीं जोड़ता, लेकिन यह इंसान के मन की एक ऐसी गहरी चाहत का सबूत है जिसका मैं दिल से बहुत सम्मान करता हूं, और मैं जीते जी कभी भी इस चाहत का मजाक नहीं उड़ाऊंगा। आज के एपिसोड में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। मेरा नाम है रोहित और आप सुन रहे थे सिलेबस विथ रोहित। धन्यवाद।